अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस और इसमें नून लीग को तवक्कुआत के बरक्स मेजॉरिटी ना मिलने के बाद से नवाज शरीफ साहब मंजर से गायब रहे हैं। मगर गुज़िश्ता रोज़ सोलर पैनल के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने लबकुशाई की और दो मौज़ूआत पर अपने तासुरात का इजहार किया। एक तो उन्होंने अवाम की मुश्किलात को एक्नॉलेज किया, बिजली के भारी बिलों के दर्द पर मरहम रखने की कोशिश की, उनके दौर में मुल्क कितना खुशहाल था इस पर रोशनी डाली, मगर साथ ही बिगड़ते हालात का जिम्मेदार उन्होंने किसी हद तक अदलिया को करार देने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे, यानी उनका इशारा मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से PTI को जो रिलीफ मिला था उसकी तरफ था। इस पर ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि पूरी नून लीग ही तनकीद करती हुई नज़र आ रही है। मगर सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब मीटिंग्स के दौरान तो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर देते हैं, मगर क्यों वो एक्टिवली सामने आकर पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे या सिस्टम की खामियां बबांगे दहल नहीं निकाल पा रहे, अपने मुतालिबात नहीं रख पा रहे। और जिस तरह पहले उन्होंने बड़ी दिलेरी से वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया था, ये नारे लगाने वाले नवाज शरीफ साहब आज इतने गुमसुम क्यों हैं? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमू साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, क्या माजरा है? अरे वाह, देखिए ये तो आपने मिसरा सानी सुनाया है अपने वक्त के बहुत पॉपुलर शायर दाग देलवी साहब का। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। क्या बात। अच्छा, ये दाग देलवी साहब ने ये नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं कहा था शेर, ये मैं पहले वजाहत कर दूं। लेकिन ये किसी और चिलमन का जिक्र था जिसमें कि पर्दे का जिक्र था। आपने जो इंट्रो में बात की है ना, एक बड़ी जबरदस्त किस्म का आपने मुझे क्लू दिया है, मुझे उसी में ही जवाब नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपने जिस दलेरी का जिक्र किया कि वो दलेरी से आते थे और उसके बाद वो अपना मतमा नजर बना के और मुझे क्यों निकाला, और फिर उसके बाद एक फहरिस्त होती थी। अच्छा, फहरिस्त अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है, फहरिस्त अभी भी बाकी है, लेकिन हुआ ये फर्क ये पड़ा है कि वो जो पब्लिक गैदरिंग, मैसिव क्राउड, ये वो नहीं होता और कोई स्टेज वाली सूरत हाल नहीं होती। जो स्टेज की सूरत हाल आती है तो हमें नवाज शरीफ साहब खामोश नजर आते हैं। मेरे दोस्तों का ये कहना है जो कि सहाफत में है कि जब ये फैसला हो गया ना कि शहबाज शरीफ साहब ने बनना है और नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनना, तो उनमें से एक फैसला ये भी था कि अब आप आराम फरमाइए, इस्तराहत फरमाइए और कोशिश कीजिए कि पब्लिक गैदरिंग जो है ना वो ना हो आपकी। अब ये मेरे दोस्तों की बात है और आपको पता है दोस्त तो ऐसे ही बड़े मारते रहते हैं, पता नहीं ये सच है पता नहीं ये झूठ है, लेकिन लगता यही है कि वो जो था ना एक तंतना था जब ये वापस आते हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन होता है और अगले दिन वो विक्ट्री स्पीच देते हैं और फिर हमने बड़े बड़े पोस्टर देखे, नवाज शरीफ वजीर आजम, और उसके उस वक्त तक सूरत हाल वही थी जो हमें पुराने वाले नवाज शरीफ साहब याद हैं, दलेर और बहादुर, और फिर वो उनकी जो स्टेट्समैनशिप वो जो हमें नजर आती थी। उसके बाद से जब ये खासतौर पे उनकी सीट पे जो वाकयात पेश आए कि जी वो जीते नहीं जीते, कैसे जीते, ये वो, उसके बाद से लेके आज तक वो सूरत हाल वही है कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। देखिए आपने उनका बात की जो उन्होंने बातें की है ना कल, जी उसमें से तीन, यानी मैं वो चीजें उसमें से चुनी है। पहली उन्होंने फरमाया है कि सड़क पर चलते शख्स को कहा गया आओ इंसाफ देते हैं। क्या बात है, इसको बताने की इस पे क्या आदमी तबसरा करे। दूसरा ये कि अपने दौर के उन्होंने एक दफ़ा फिर से जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे उसको उन्होंने ए से लेके जी तक गिनवा दिया, और जो सबसे अहम बात की उन्होंने वो ये थी जिसका जिक्र आपने भी किया है अदलिया के बारे में, कि उन्होंने अदलिया से कहा है कि अपनी जजमेंट्स पर नजर सानी करें, अपनी जजमेंट्स पर नजर सानी करें। अब इसमें एक जजमेंट तो वो है जिसका हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पे जजमेंट्स का है लफ्ज़, कि उसमें अब आने वाली भी जो जजमेंट्स हैं ना उनको भी ज़रा ध्यान से कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अचानक हमें पता लगता है कि पाकिस्तान में बिजली का मसला है। अगर आप पिछले 2-3 दिन को देख रही हैं टीवी स्क्रीन्स पे, तो आपको
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर जो हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, हत्ता के किरमानी आसिफ किरमानी साहब भी, अचानक पता लगा है कि जी बिजली का बड़ा मसला है, अवाम पिस रहे हैं। इस जगह पे आके तो मुझे तकलीफ होती है कि आपको ये अभी पता लगा है। वो लोग जो बिजली के बिल देते हैं और कुछ लोग जो अपनी बिजलियां कटवा रहे हैं, उनका हाल आपको अभी पता लगा है। और अब आलम यह आ गया है कि वाकयातन बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास के लोग भी जो हैं, एसी तो दूर की बात है, वो पंखे शंखे भी नहीं चला रहे, क्योंकि इसलिए कि उनको पता नहीं है कि ये जो डिसप्रोपोर्शनेट यानी बगैर किसी तनासुब के जो ये बिल आ रहे हैं, ये हम पे भी कर सकेंगे कि नहीं। आदमी ने खाना खाना है कि बिजली का बिल देना है। तो ये अचानक आपको क्यों ख्याल आया? देखिए, सियासत अपनी जगह पे रखते हैं। काश कि ऐसा हो कि मेरे मुल्क में या बाकी और भी हमारे जैसे और भी बहुत सारे मुल्क हैं, जब सियासतदान या जो ये बड़े बड़ी मसनदों पे बैठे हुए हमारे लीडर्स हैं, जब ये बात करते हैं तो उसको करके भी दिखाएं। कुछ ऐसा हो जाए कि जब ये सारे लोग बातें कर रहे हैं बिजली का बिल ये वो, करके कुछ दिखाते नहीं है, बयानबाजी होती है और उसके बाद अचानक जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। उस दिन पता लगेगा रामीन के वाकयातन अवाम के बारे में सोचा जा रहा है, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे वो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, चाहे वो आटे दाल का हिसाब किताब है। उस दिन पता लगेगा जिस दिन अवाम की तरफ से आएगा कि ये लीडर है, ये गवर्नमेंट है, ये लोग हैं जिन्होंने आके हमारे मसाइल का हल किया है, सिर्फ बातें नहीं की। मेरी दुआ है कि वो जल्द वक्त आए, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ जितने भी आप यानी पिछली 10-12 हुकूमतें देख लें, उसमें यही है हम करेंगे। और इस वक्त की आखिरी बात, उसमें फौरी तौर पे मुझे याद आया, एक मैं ट्रैवल कर रहा था जहाज का, तो साथ में मेरे एक बहुत बड़े साहब के एक एडवाइजर साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी आपने ये जो अभी मुझे बताया है कि बिजली का किसी वक्त भी हम बहरान ठीक कर सकते हैं, तो आप करते क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा कि इस चीज को हमने रखा हुआ है इलेक्शन के लिए। अच्छा, जब इलेक्शन पास आएंगे हम पब्लिक आवाम से कहेंगे देखें जी हमने आपके लिए बिजली जो है। तो ये याद रहे कि ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में होता है जी। आप उसको छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं और एक तरफ करके रखते हैं कि जब टाइम आएगा तो अल्लाह करे वो टाइम जल्दी आ जाए। अल्लाह करे जी। राव खालिद साहब, कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं आपकी नज़र में जिसकी वजह से 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद से नवाज शरीफ साहब बैक फुट पर हैं? क्या लॉस्ट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी ये मसला है, या फिर क्योंकि अब उनकी बेटी के स्टेक्स भी हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, ये इशू है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो बिल्कुल उनके आने से भी पहले से कह रहा था कि उनकी जो वापसी है वो अपने लिए तो है ही नहीं। वो मरियम साहिबा के लिए थी, अपनी बेटी को वो सियासी मैदान में लॉन्च करना चाहते थे, उसको पार्टी हैंड ओवर करना चाहते थे और उसी के लिए वो बुनियादी तौर पे आए। वरना वो जो उनके करीबी लोग हैं वो बड़े वसूख से कहते हैं कि मियाँ साहब जो है ना वो इस खेचल में पड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या चल रहा है, उनको पता था, पहले दिन से पता था मैं आऊँगा, मुझे इक़्तिदार भी नहीं मिलना, वज़ीर आज़म तो मैंने नहीं बनना। अच्छा। और कोई शायद अहम होता भी ना हो और शायद बात भी खुल के ना कर सकूँ, और ये इन सब चीज़ों का उनको पता था। लेकिन अब यकीनन यहाँ पे हैं, बेटी वज़ीर आला बन गई है, एक मरहला उन्होंने तय कर लिया है जिसके लिए वो आए थे जी। तो उसके बाद अब अगला मरहला ये है कि बेटी को पार्टी हैंड ओवर करनी है और वज़ीर आज़म भी बनवाना है। तो उसके लिए किस किस्म की कोशिशें हो सकती हैं? अच्छा, तो वो अभी सरेदस्त तो उनको लग रहा था कि अब हुकूमत है, कुछ अर्सा चलेगी, फिर मामला आगे को बनेंगे, फिर देखेंगे, करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो सर मंडाते ही ओले पड़े वाला सूरत हाल हुई। 8 फरवरी के इलेक्शन का रिजल्ट ही और आ गया और 9 फरवरी को उनको किसी तरीके हुकूमत दिलवा दी गई, मिल गई, जैसे भी कह ले फार्म 47 के ज़रिए। तो अब ये हुकूमत जिस तरह से बनी है और जो मसाइल हैं ये चल नहीं पा रही, तो अभी उनको खदशा ये लग रहा है कि ज़र सीट्स का फैसला आ गया, उधर से जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके फैसले अगर आने शुरू हो जाएंगे, वो 55 के करीब तकरीबन केसेस वहाँ पे हैं, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के भी हैं काफ़ी सारे। तो उसमें ये जो मरहला उन्होंने तय किया, जिस तरह से भी तय किया, वो रिवर्स होता नज़र आ रहा है उनको। अच्छा,
तो वो अब थोड़ा सा कोई कोशिश कर रहे हैं। जो एक पहलू तो उसका ये हो सकता है कि वो कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मरियम साहिबा ने बयान दिया जजों के हवाले से, अब उन्होंने बयान दिया, उतना खुल कर तो नहीं दिया कि सड़क पे चलते हुए इंसाफ, बंदे को इंसाफ मिल गया। ये शिकवा उनका बजा है, पाकिस्तान की सड़कों पे चलने वाले को नहीं मिलना चाहिए, लंदन की सड़कों पे चलने वाले उनको एयरपोर्ट पे इंसाफ मिल जाना चाहिए। बड़ी ठीक बात की राव खालिद साहब, पाकिस्तानियों की औकात ही कोई नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा था तब पीटीआई कह रही थी कि जी लाडलों वाला सलूक हो रहा है, अब पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी सड़क पर चलते हुए लोगों को इंसाफ दिया जा रहा है। ये कितना बड़ा, कितनी ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक बात है ना, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, यूज किया जाता है। वो हमें बार बार ये लीडरन हमें बार बार बावर कराते रहे कि आप एक दूसरे दर्जे के शहरी हैं, पाकिस्तानी अवाम, आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं। अगर आपकी लंदन में प्रॉपर्टी होगी, अगर आप लंदन में रहेंगे, आपके बच्चे भी वहाँ के शहरी होंगे, तो फिर आपको इंसाफ दिया जा सकता है, वरना सड़क पे चलने वाले बंदे के लिए ये मुयस्सर नहीं हो सकता। ये क्यों दे दिया गया, यकीनन उनका दुख आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं मुल्क के साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो मुल्क के साथ बुरा कौन कर रहा है? ना मैं हुकूमत में हूँ, ना पीटीआई हुकूमत में है, ना मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में है, ना चकजई साहब हुकूमत में है, इवन पीपल्स पार्टी भी जो कहती है वो भी हुकूमत में नहीं है, सपोर्ट कर रही है। तो हुकूमत में तो मैं नहीं हूँ, या तो मरियम साहिबा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं। और मरियम साहिबा तो हमें बता रही है कि बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं और चंद लोग उसको रोकना चाहते हैं। उन्होंने बड़े कमाल कर दिया सारा मामलात अवामी सतह के ऊपर, और हर तरफ से जो साजिशें हो रही है उनको रोका जाए, वरना वो मुल्क की जो तरक्की हो रही है वो एकदम से रुक जाएगी। अच्छा, उनको भूल जाते हैं, मुझे लगता है मियाँ साहब जो है उनको जो आराम का मशवरा दिया गया था बुनियादी तौर पे उनकी सेहत के हवाले से भी था कि आप बहुत टेंशन ना लें, आप ज़्यादा उस पर ना पड़ें इन मामलात में जहाँ पे आपको कोई तनाव की कैफियत हो और आपको हार्ट के मामलात है और दूसरी चीज़ें वो हैं। लेकिन मसला ये है कि वो फिर 2017 पे आके चलते चलते तकरीर करते हैं, जज्बाती होते हैं और 2017 पे आके रुक जाते हैं कि तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। अभी हमें पता चला है कि 2017 में जो IPPs का जिन था वो बोतल से निकाल लिया गया था, बाहर आ गया था, बिल्कुल। और उसने इस मुल्क का खजाना खाना शुरू कर दिया था। अब वो खजाना तकरीबन खत्म हो चुका है, अब वो अवाम को खाने के चक्कर में हो गया। उन्होंने अवाम को खाना शुरू कर दिया है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो IPPs के सिलसिले में अभी तक जो सामने आई है वो ये है कि 40 या 50% जो है वो गवर्नमेंट के हैं IPPs, और उनको कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है जी। अब मुझे बताएं, जो दुकानदार अपने गल्ले से पैसे चोरी करके ले जाता हो उसका कारोबार कैसे चलेगा? हमारे तो अपने गल्ले से निकाल के हम अपने उधर डाले जा रहे हैं, खजाने से निकाल के अरबों खरबों रुपए, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? तो ये इस किस्म की सूरत हाल में जब आप होते हैं तो फिर आपकी बयानबाजी, आप बयानियाँ बनाने की कोशिश करें, आप कुछ भी करें, वो कामयाब नहीं होता। अब हो ये रहा है क्योंकि उनको नज़र आ रहा है आगे का मंजरनामा। राना सनाउल्लाह साहब अभी भी बोल रहे हैं कि हम वो बाहर आएगा तो हम अंदर हो जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब PDM 1 की गवर्नमेंट में बता चुके हमें कि क्यों इमरान खान के खिलाफ उनको कॉन्फिडेंस आई थी। तो वो जो ख़तरा है ना, उसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये सारे मामलात हो रहे हैं। और अभी कुछ बन नहीं रहा तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा बयानिया हम खड़ा कर लें जिसकी वजह से हम आगे चल सके। लेकिन होता ये है कि आप जिस तरह से मर्जी कोशिश कर लें, अदलिया को बुरा भला कहें, मुक्तदरा को बुरा भला कहें, इमरान खान के खाते डाल दें सारा कुछ, लेकिन लोगों की हमायत के बाद ही कुछ आपका बन सकता है। आपके जो बयान है, मे भी मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी अब शायद उस तरह नहीं सुन रहा, क्योंकि जिस महंगाई के तूफान का उसको सामना है, जिस किस्म की सूरत हाल से वो गुजर रहा है मुल्क के अंदर, वो भी शायद आपसे उस तरह कन्विंस नहीं होगा। इसलिए ये बयानियाँ शयानियाँ बनाने की कोशिश नाकाम होगी, चाहे मरियम साहिबा करें, चाहे मियाँ नवाज शरीफ करें। अवाम को रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, माशी मसाइल ठीक नहीं होंगे, आप जिस तरह मर्जी खींचने की कोशिश करें इसको, ये गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। आपको अवाम को फेस करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप इसको रियलाइज़ करें कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, वो आप ठीक नहीं कर सकते, माशी सूरत आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि कोशिश करें कि ऐसी सूरत पैदा करें कि मुल्क
सही सिमत में अगर चल सकता है जिन जिन बुनियादों पे, उसकी तरफ लौटने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप अदारों पे इल्ज़ामात लगाते रहें। ठीक है साकिब, जब नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा तासुर आता है जैसे वो अभी भी अपोजिशन में या सिस्टम से बाहर हैं और सिस्टम के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं, जबकि वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी पार्टी की गवर्नमेंट, अपने भाई की गवर्नमेंट, अपनी बेटी की गवर्नमेंट इस वक्त फंक्शन कर रही है। दूसरा ये कि ये जो एजिटेशन है क्या पार्टी के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि आसिफ किरमानी साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि जी लोग बिजली के बिलों से मर रहे हैं, जबकि सब अच्छा है कि गर्दान की जा रही है। और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब सब अच्छा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खुशामदी टोला है जो कि सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। तो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? एक तो मियाँ साहब को जो 2017 में जो नायल किया गया और वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, उसके बाद शायद खका नवाज़ी वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो वो जो हटाना था उस सिनेरियो से, उस सूरत हाल से वो बाहर नहीं आ रहे अभी तक। और अभी भी जब बात की जाती है, अगरचे अप्रैल 2022 से यही हुकूमत जो बैठी हुई है, तो वो ऐसे तासुर देते हैं कि ये सारा जो है वो उनका किया धरा है। अब तो 2-2.5 साल इनको हो गए हैं, तो इनको मेरा ख्याल में बात जो है वो इस यहाँ से आगे चलानी चाहिए कि हमें भी 2-2.5 साल हो गए, हमने क्या डिलीवर किया, क्योंकि पिछले 2 साल से जो सिस्टम है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, ये मानना पड़ेगा। और एक बात जो राव साहब ने की कि वहाँ जो यूके से या बरतानिया से जब आ रहे थे नवाज शरीफ साहब, और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो माजी में एक अदालती, बेशक एक फॉर्मेलिटी थी लेकिन अदालती इश्तिहारी थे, तो उनको उस प्रोटोकॉल में लाया जा रहा था। वहाँ का हाई कमिश्नर उनसे मिल रहा था, यहाँ वो आते हैं, आते ही 24-48 घंटों में उनके केसेस जो है वो पिछले 6 साल में जो केसेस बने थे वो 48 घंटों में सब नए, हर चीज़ ऑन बोर्ड और ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये डिजिटल दौर है, ये हर बंदे को समझ आ रही होती है कि क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। तो यहाँ की आवाम का एक अलमिया कहे या जो भी कहे, जो मज़ाहमत है ना उसको सपोर्ट करते हैं, मज़ाहमत करने वाले को, वो जैसा भी हो। वो मतलब अब यहाँ महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, मसाइल भी हैं मुल्क में, माशी सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इस दौरान जो पब्लिक का जो आप सपोर्ट देखेंगे ना, वो उसी को सपोर्ट मिलेगी जो मज़ाहमत की तरफ जाता है। वो झूठा सच्चा जैसा तैसा वो बयानियाँ बना कर लाएगा। आप देखेंगे इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जैसा भी कहा उसके पीछे जो कुछ भी था, तब से लेकर अब तक पब्लिक उनके साथ। और अप्रैल 2023 या मार्च 2023 की अगर 22 की बात करें, तो उस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही थी और उनके 20-22 एमएनए छोड़ रहे थे, तो उससे पहले का सिनेरियो आज अगर किसी से पूछे ना, तो पीटीआई के एमएनए और एमपीएस ये कहते थे कि यार किसी और पार्टी में चले जाते हैं, हमें तो आवाम ने वोट देने ही नहीं है, कि हम डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन जब वो मज़ाहमत की तरफ आए तो उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने देख लिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब 2019 का जो बयानिया था वो बयानिया खत्म हो चुका। वो बरतानिया से जब अक्टूबर 2022 में आते हैं तो वो बयानिया खत्म, सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा था, निगरान हुकूमतें जो है वो मुकम्मल उनको सपोर्ट कर रही थी और उनके मुखालफिन को मुकम्मल दबा रही थी। इसके बावजूद अवाम ने जो रिस्पांस दिया उनके लिए हैरान कुन था। अगली बात जो हैरान कुन है, नवाज शरीफ साहब जो है वो जब से आए हैं, पहले तो वज़ारत उज़्मा में नहीं आ सके, फिर ये पता चला कि वो मुतहरिक हो रहे हैं। वो जैसे ही सदर बनेंगे तो एक नई मुस्लिम लीग जो है वो नजर आएगी और उसमें जान पड़ जाएगी। सारी चीजें हमने सुनी, वो मुतहरिक होंगे, लेकिन वो भी तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं, तो उसमें इतना वो तहरुक नजर नहीं आ रहा। तो जो मरियम नवाज साहिबा हैं, यकीनी तौर पर पीछे बैठकर वो उनकी अपनी पॉलिसीज तो दे रहे होंगे, लेकिन यह है कि फ्रंट फुट पे मुस्लिम लीग नून जो है वो एक कामयाब हुकूमत चलाती हुई नजर नहीं आ रही। आखिरी बात मैं यहां पे करूंगा, जिस वजह से ये सारी कंफ्यूजन है, परेशानी है, जो हुकूमत मरकज में है या पंजाब में, वो सिंपल और सादा सी वजह है कि वो कहते हैं कि ट्राइब्यूनल हो, 8 फरवरी के इलेक्शंस हो, मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो, या जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनके केसेस हो, उन पे अदलिया बिल्कुल कुछ ना करे जी, हमें चलने दें। तो ये एक हैरान कुन मामला है। और इसी में शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज, इन तमाम के केसेस ट्राइब्यूनल्स में है। तो ये एक मामला है नहीं है, तो मल्टीपल चीजें हैं जो परेशानी उनको लायक है, इस वजह से चीजें स्मूथ आगे जो है वो नहीं बढ़ पा रही। ब्रेक पे जाने, लेकिन नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली कर दीजिए, मैंने ब्रेक पे जाना।
एक क्विक रिमार्क, ये अभी साकिब बशीर साहब ने कहा कि जो मज़ाहमत करता है उसके पीछे आवाम जाती है। बात ये ठीक लगती है, लेकिन सोचने की बात ये है कि क्यों। उसकी वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि जो मज़ाहमत करने वाला है उसके जो भी वो बात कर रहा है या जो भी अमल कर रहा है उसमें आवाम को अपना दुख नजर आता है, आवाम को अपने मसाइल का हल मिलने की उम्मीद नजर आती है। इसलिए नहीं कि मज़ाहमत जो भी कर रहा है उसके पीछे, क्योंकि जो मफाहिमत कर रहा है वो तो उनके ये किसी काम का नहीं है, काम का तो वो है मज़ाहमत, उसी में उनको उम्मीद नजर आती है। यही वजह है कि करने वाले तमाम लीडर्स अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, मुफाहिम कर लेते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई एविडेंटली इस वक्त सियासी कशमकश का शिकार है, न सिर्फ अंदरूनी मामलात में बल्कि इत्तेहादियों के साथ भी ताल्लुकात कभी बनते कभी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पीटीआई और JUIFA के दरमियान एक मीटिंग हुई जिसके बाद JUIFA के मीडिया सेल ने ये एलामिया जारी किया जिसमें ये बताया गया कि मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए फ्रेश इलेक्शंस ही वाहिद हल है और पीटीआई नए इंतखाबात को पुश करने के लिए KP असेंबली तहलील करने के लिए तैयार है और कौमी असेंबली से इस्तीफे देने के लिए तैयार है। मगर इसका रिबटल फ़ौरन ही आ जाता है खुद पीटीआई की तरफ से, जब चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ये कहते हैं कि फजलुर रहमान ने असेंबलियाँ तहलील करने या इस्तीफ़ा देने के हवाले से हमारी कोई मुशावरत उनके साथ नहीं हुई है। तो राव खालिद साहब, ये क्या हुआ? क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन थी या फिर कोई सियासी चाल है? देखिए, मैं तो 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि जो हल है इस वक्त, जो सूरत हाल है, उसका नए इंतखाबात है और जितनी जल्दी उसकी तरफ जाया जाए वो बेहतर होगा, इससे पहले कि हम बिल्कुल पानी सर से ऊपर चला जाए। तो ये अगर कोई प्रपोजल दे रहा है, मेरा ख्याल है कि उसको भी अंडरस्टैंडिंग है सूरत हाल की। और लेकिन राव खालिद साहब, छोटा सा एक ज़िमनी सवाल आ गया मेरे जहन में यहाँ पे कि हम 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी ना यही बात एग्जैक्टली कर रहे थे कि इलेक्शन हो जाएंगे तो सारे मामला हल हो जाएंगे। क्या गारंटी है कि फिर एक बार इलेक्शन हो और फिर वही सब कुछ ना हो जो कि पाकिस्तान की तारीख में बार बार होता रहे? अच्छा, मैं सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में जो है इंतखाबात जब होते हैं तो वो जितनी डिस्टॉर्शंस होती हैं, वो जो मुंतखब हुकूमत होती है, जो जेन्युइनली इक़्तिदार मुंतकिल जिनको होता है, तो उससे हल निकलते हैं, बातें आगे चलती हैं। इसी तरह जमहूरियत फ़रोग पाई है दुनिया में, इसी तरह जमहूरियत आगे चली है। अभी लंदन में हुए हैं इंतखाबात, आप देख लें, उसमें वो एक नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं और नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्कों भी हुए हैं, अभी ट्रंप भी आएंगे, वहाँ से भी सूरत हाल होगी। तो ये इंतखाबात होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इंतखाबात का साफ शफाफ होना और अवाम जिसको चाहते हैं उसका इक़्तिदार में आना ज़रूरी है। जब आप विल ऑफ द पीपल के खिलाफ आप जाएंगे तो उससे अनारकी पैदा होगी। और 8 फरवरी के इलेक्शन पे हमारी एक बुनियादी बात थी हमारी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जब आपने आने ही नहीं दिया, 9 फरवरी को उसको आपने कुल्हाड़ा चला दिया उसके ऊपर, तो फिर वो सियासी इस्तेहकाम जब नहीं होगा, मुंतखब हुकूमत नहीं होगी, अवाम का जिस पर ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो कैसे आगे चलेगी? यही हुकूमत अवाम का, इसको भरपूर एतमाद हासिल होता, शायद IMF का पैकेज भी लोग हजम कर लेते, शायद थोड़ी बहुत महंगाई का भी वो सह लेते, बल्कि हुकूमत शायद इस हद तक जाती ही ना कि किसी तरीके से, क्योंकि ये हुकूमत तो अपनी सर्वाइवल के लिए कर रही है, जितनी कोशिशें कर रही है कि सर्वाइवल हो जाए, भले कर्ज चढ़ जाए, भले लोग तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बिजली जितनी मर्जी महंगी हो जाए, किसी तरीके हम 2-3 साल गुजार ले, इमरान खान को साइड पे कर ले किसी तरीके, और फिर देखेंगे क्या होता है। तो सर्वाइवल मोड में जब आप आते हैं पहले दिन से इलेक्शन के बाद, तो आप क्या बेहतरी करेंगे उसके बाद? ये खैर आपका ज़िमनी सवाल था, उसका लंबा जवाब हो गया। जी कोई बात। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात हम करते हैं जी। फजलुर रहमान साहब एक बहुत सियाने सियासतदान हैं और मुमकिन है उन्होंने ये तजवीज़ दी हो उनको, क्योंकि PTI की तो हिस्ट्री है असम्बलियाँ तोड़ने की, तो उन्होंने शायद सोचा हो कि शायद इस दफ़ा भी काबू आ जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो ना मरकज़ में ना KP में कोई उनकी तो गुंजाइश नहीं बन रही। तो फिर ये फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश है कि PTI असेंबलियां तोड़ दे, क्योंकि PTI ने तो डिनाई कर दिया। जी, उन्होंने डिनाई किया, लेकिन ऑब्वियसली कोई प्रपोजल तो होगी।
पीटीआई ने नहीं कही होगी तो इन्होंने प्रपोजल दी होगी और उसमें उन्होंने कहा होगा अच्छा हम सोचेंगे इस बारे में कि सूरत अगर ऐसी बनती है, इस्तीफों की नौबत आती है, असेंबली तोड़ने की बात आती है तो हम सोचेंगे इसके ऊपर। तो उनको उन्होंने इस तरह से बयान कर दिया जो मुझे लग रहा है बज़ाहिर। अच्छा। बात हुई होगी, ये नहीं कि बात नहीं हुई होगी। जब आप बैठते हैं ऑप्शंस पे डिस्कशन करते हैं, आप सारे पहलुओं से उसको ये देखते हैं कि किस तरह से होगा। लेकिन मुझे असल मसला ये नजर आ रहा है कि पीटीआई जो है, हाँ। 3 जमातों को तो उन्होंने पहले दिन से रूल आउट किया हुआ है, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून, इनके साथ अपने बात नहीं करनी। बाकी जमातों के साथ वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 3 कदम पीछे आ जाते हैं। ये अभी जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो चल रही है, अचकज़ई साहब, उनके हवाले से कई दफ़ा हुआ, उनको जी इख्तियार दे दिया मुज़ाकरात करें, सारा बयान हो जाते हैं, उसके बाद जेल से इमरान खान साहब बयान दे देते हैं कि नहीं हमने किसी को इख्तियार नहीं दिया। तो इसी तरह से गुमगू की कैफियत चल रही है। कभी इसको कहते हैं जी अब ये मुज़ाकरात करेंगे, हुकूमत के लिए मुज़ाकरात की कमेटी बना दी गई, उन्होंने कहा जी इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी, इनसे क्यों हम बात करें। कभी शबाशी साहब आके दावत देते हैं, उसके जवाब में आता है हाँ जी हम करेंगे, उसके बाद जेल से बयान आ जाता है। तो ये कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि ये हो रहा है। और बल्कि अभी तक तो ये भी हो रहा था कि बहुत से फैसले जो पीटीआई के, जो आपने एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जब बनाई है और लीडरशिप वहाँ बैठी है आपकी, बाकी पार्टियां भी बैठी हैं, वो डिसाइड करते हैं, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। लेकिन ये अपने तौर पे अलहदा एहतजाज का फैसला कर लेते हैं, आज हम इलेक्शन कमीशन के बाहर करेंगे, अब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर करेंगे, अब हम तरनोल में जलसा करेंगे। तो अभी कल परसों जो इनका इजलास हुआ, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा कोई सिंक्रोनाइजेशन हुई है। 26 शायद जुलाई को इन्होंने कोई फैसला किया एहतजाज का, इमरान खान साहब की रिहाई के जुमे को, कमिंग फ्राइडे जो है, तो उसके हवाले से इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर ये ना हो कि जुमे से पहले फिर इमरान खान साहब का कोई बयान आ जाए कि जी मेरी रिहाई को छोड़े, आप मुल्क में जो है ना वो मैंडेट वापस लेने के लिए कोशिशें करें और उसको ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा, इंतखाबात का मुतालबा उन्होंने भी किया अभी इमरान खान साहब ने। हाँ। जी जी, इंतखाबात का मामला उन्होंने भी अब किया है कि मुतालबा कर दिया इमरान खान साहब ने कि नए इंतखाबात हो। फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज तकरीबन सारी कह रही हैं, और हुकूमत जिस किस्म की बातें अभी कर रही है, अभी ख्वाजा आसिफ साहब का बयान चल रहा है जो उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने अपने उन आइनी जो उन्होंने कहा बहरान की मजीद कह ले के कंटूर्स उन्होंने जाहिर किए हैं, जिसमें वो खदशे का इजहार कर रहे हैं कि 70 साल से जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है कि अचानक हादसा हो जाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है या नए लोग आ जाते हैं, नई शेरवानियाँ आ जाती हैं, नए लोग आ जाते हैं, और 70 सालों में नए सियासतदान और नए कारोबारी और बहुत से नए लोग दरियाफ्त हुए हैं। पता नहीं वो मियाँ साहब को अब पुरानों में गिन रहे हैं या वो 80s वाला ज़माना उनको याद है जब वो भी नए थे। इसी तरह से हादसे के नतीजे में वो सियासत में आए थे। ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी उसी हादसे के नतीजे में ही आए थे। उनके वालिद साहब हालांकि थे सियासत में पुराने, लेकिन ये बैंक बंद हो गया था, बीसीसीआई जी बीसीसीआई बंद हो गया था, उसमें बड़े बड़े अफसर थे ये, तो वो बंद हो गया था। तो वो फिर उन्होंने सोचा कि चलो इससे बेहतर काम क्या हो सकता है कि सियासत ही शुरू कर रही है। मियां साहब के साथ फिर उन्होंने काम शुरू किया था। तो हादसात में सियासतदानों का जन्म लेना, बिजनेसमैनों का जन्म लेना और ये सारा, वो मेरा ख्याल है इमरान खान पे तो फिट नहीं आता, बाकी तकरीबन तमाम जमातों पे फिट आता है। लेकिन आखिरी बात मैं ये कर दूं कि आप जो मर्जी कर ले, इमरजेंसी प्लस आर्टिकल 6 पीटीआई पे बैन, ये इससे ये मुल्क का हल नहीं निकलेगा। इसका इलाज यही है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं और जो हकदार है, जो जिसको अवाम में तमाश देते हैं, उसको आप इक़्तिदार में बिठाएं और उसके ज़िम्मे फिर लगाएं कि वो मुल्क की हालात को ठीक करे, और फिर लोग ही फैसला करें कि उसने सही किया या नहीं किया। अगर हम इन गेमों में पड़ रहे हैं कि 2 साल 3 साल 2.5 साल 4 महीने, तो फिर ये काम नहीं चलेगा। 70 साल नहीं चलो तो आगे भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। नजमुल साकिब साहब, अगर ये ऑप्शन टेबल पर है भी पीटीआई की कि वो केपी असेंबलियाँ और कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दे, केपी असेंबली तहलील कर दे, तो क्या आपको लगता है कि इस ऑप्शन को उनको अल्टीमेटली यूटिलाइज करना पड़ेगा या उनको यूटिलाइज करना चाहिए? एंड इज इट द ओनली वे टू गेट फ्री एंड फेयर एंड फ्रेश इलेक्शंस? देखिए, इसका जवाब तो फौरी तौर पे यानी पीटीआई के जो आपके केपीके हैं लीडर्स, उनकी तरफ से आ गया। गौहर साहब ने भी ये कह दिया कि जी ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है, और ये जब वक्त आएगा, जब देखी जाएगी तो उस वक्त फिर देखेंगे।
लिहाजा हमारे तज्जिए की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ जो हो सकता है टेबल पे आई हो कि जी आप तहलील कर दीजिए तो मुल्क में नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अब पिछली जरा थोड़ी सी पहले चले जाते हैं ना। पीटीआई ने इससे पहले भी असेंबलियां तहलील की थी, पीटीआई ने इससे पहले भी असेंबलियां तहलील की थी, फिर बाद में रिग्रेट किया। आपको लगता है कि वो इतना अच्छा मूव नहीं था और वाकई असेंबलियां तहलील करना अच्छा मूव नहीं होता? देखिए, असेंबलियां तहलील करना जो है ना वो कभी भी अच्छा नहीं होता। इसकी एक डेस्परेट सी सिचुएशन होती है जिसमें आपका बाकी जगहों पे उसूली तौर पे काम नहीं चल रहा होता तो आप या तो धमकी देते हैं या वो कर गुजरते हैं। और जब आपके पास पता लगे जी अदम तहरीक आई हुई है, वो क्या होती है, अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है, और उस वक्त आप तहलील कर रहे हैं, तो ये तो डेस्परेशन की बात है ना। अभी डेस्परेशन वो पीटीआई पे आई नहीं है, अभी हाल ही में तो उनको यानी तस्लीम किया गया है। अभी तो उनकी जो लड्डू और वो जो गुलाब जामुन और वो जो रसगुल्ले हैं वो तो अभी यानी डब्बे में बाकी हैं कि उनको पार्टी तस्लीम कर लिया गया और उनको कहा गया कि जी आप ना सिर्फ पार्टी हैं बल्कि मखसूस नशिस्तें आपकी, और दूसरी तरफ जो हुकूमत का वो जो 2/3 वाला था मेजॉरिटी वाला ख्वाब वो बिखर गया। अभी इस वक्त तहलील करने की बात जो है, जहां तक मौलाना साहब की बात है, देखिए पिछले अगर 20-25 साल की आप सियासत देखें ना तो वो जो कि सियासियात के तालिब इल्म हैं, अगर आपने देखना हो ना कि मुल्क में सियासत की हवा किस रुख चल रही है तो जरा गौर से सुनिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं। आपको उनकी बातों के अंदर, उनकी बड़ी साफ और शुस्ता उर्दू होती है, उनकी बातों के अंदर आपको हिंट्स मिलेंगे। अब ये जो आपने बात की है ना कि मौलाना साहब ने ये किया पीटीआई के साथ कि तहलील करने का, इसका मतलब ये है कि अगर इस चीज को आप मिलाएं ना ख्वाजा साहब की वो बयान जो इस वक्त एज वी स्पीक इस वक्त आपकी पट्टियां चल रही हैं, पहले उन्होंने डिरेलमेंट की बात की जिस पे हमने परसों बात की, अभी वो पट्टियां चल रही हैं कि जी शेरवानियां सिल रही हैं, हादसाती तौर पे ये होता है और फलाना फलाना फलाना। अब इन दोनों चीजों को मिलाइए, ठीक है, आपको पता लगेगा कि मुल्क में इस वक्त की जो हवा चल रही है वो चल रही है इस हुकूमत के खिलाफ। इसके बाद क्या होता है, अल्लाह ना करे वो हो जिसको कि हम यानी डिप्लोमेसी में कहते हैं ना अनथिंकेबल, कि अनथिंकेबल हो, क्योंकि उसमें तो फिर आपकी यानी सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ आपको निकाल देगी, आपको बाहर से ऐसे ऐसे आएंगे, फर्रे आएंगे, ऐसे ऐसे बयानात आएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हमने परसों बात की थी कि अगर खुदा ना खास्ता, ये तो बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट चल रही है ना जी, अगर खुदा ना खास्ता ये गवर्नमेंट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई आ रही है, क्योंकि आपने अगर इलेक्शन भी कराने हैं, अगर आपने इलेक्शन भी कराने हैं तो उसके लिए कोई एडहॉक अरेंजमेंट होती है। आजकल तो हो ही रहा है एडहॉक का, एडहॉक सीटें, एडहॉक सिस्टम, एडहॉकिज्म, तो उसमें आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि इलेक्शन कराएगा। होपफुली के काकड़ साहब जैसा सिस्टम नहीं है जो 90 दिन पूरे होने के बाद नहीं करा सकते, कोई ऐसा सीरियस किस्म का सिस्टम आएगा। लेकिन ये अभी तक सिर्फ बातें हैं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं इसका मतलब है कि मामला उस हद से, रेड लाइन से थोड़ा सा क्रॉस कर गया है, वरना सवाल पैदा नहीं होता कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हों, ख्वाजा आसिफ हों और नून के जो हैं वो दूसरे तीसरे नंबर के लीडर हों और वो इतने खुल के आपसे कहें कि मामला जो हैं वो डिरेल हो रहे हैं और किसी तरफ जा रहा है, और फिर उन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया है वो वही एडहॉक गवर्नमेंट है, तो वही केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसके बारे में उन्होंने इशारा किया, जो हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। आखिरी बात इस वक्त की, पीटीआई को इस वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीटीआई को किसी किस्म की असेंबलियां तहलील करना, ये वो वगैरह बड़े फैसले अभी तो उनको चाहिए कि अपने अंदर जो उनके फूट पड़ी हुई है ना, अपने लोगों को संभाल के रखें। वो जो पता लगे जी कि उनके वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो बिक रहे हैं, पता नहीं उन पे दबाव डाला जा रहा है, इस किस्म की चीजों को यानी फौरी तौर पे वो करें ताकि उनके अपने अंदर इत्तेहाद रहे। बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो पीटीआई के हक में होता हुआ नजर आ रहा है। आप अदालत को देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, और ख्वाजा आसिफ के बयान को देख लीजिए, मौलाना साहब को देख लीजिए। थोड़े दिनों की बात है, ये बादल छटेंगे और हमें पता लगेगा कि ये जो सारा कुछ है इसका नतीजा क्या निकलेगा, कहां पे ये बात मुंतज होगी। इस वक्त की आखिरी बात ये करूंगा, मेरा तज्जिया ये कहता है कि तब्दीली नाम की चीज आ रही है, लेकिन ये वो तब्दीली नहीं है जिसकी राव साहब ने बात की है कि अवाम के मसाइल हल होंगे।
अच्छा। ये आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना है, दूसरी बस एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, यही होता रहेगा यहाँ पे। साकिब, क्या दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, लेकिन फौरी तौर पे पीटीआई नहीं आ रही। ये जरा लिख लीजिएगा, फौरी तौर पे पीटीआई नहीं आ रही और खान साहब भी जेल में हॉस्पिटैलिटी गवर्नमेंट की एंजॉय करेंगे। चलें, ठीक है। साकिब, आपको क्या नजर आ रहा है पीटीआई की टेबल पर इस वक्त क्या क्या ऑप्शंस, और जैसे कि नजबू साकिब साहब ने कहा कि आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि अभी पीटीआई को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऑप्शन तो उनकी पोजीशन तो वैसे अगर ग्राउंड पे देखी जाए तो बड़ी स्ट्रांग हो रही है। एक तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है कि उनको वो नशिस्तें मिली हैं और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट की वो बनने जा रहे हैं, जिसने पूरी हुकूमत को हिला के रख दिया है, पैनिक है। और जो अदालती महाज पे उन फैसले जो है वो कहीं ना कहीं उनको फेवर भी कर रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं। खान साहब के केसेस अगरचे वो रिहा होते हुए हमें जो है वो बहुत करीब मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो उन पे केसेस बने उन केसेस में बरियत होना, उन केसेस में रिलीफ मिलना, जमानतें होना, ये भी एक जो है वो पीटीआई को पुश कर रहा है और वो बेहतर जो है वो पोजीशन में है। अब जो रात मौलाना साहब के हवाले से जो बयान आया कि वो तैयार हैं या इस किस्म की बात के इस्तीफे देने या असम्बली तहलील करने के हवाले से, तो इस पर मुझे जो है वो एक बड़ी अजीब सी जो है सिचुएशन जहन में आई। जो 2022 में अप्रैल में जब गवर्नमेंट गई तो पीटीआई ने तमाम जो पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए और उसके बाद वो जनवरी 2023 में उन्होंने दोनों सूबाई जो हुकूमतें थी वो भी तहलील कर दी। तो जो अप्रैल में जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे तो वो इस्तीफे जो है उस वक्त के स्पीकर मंजूर नहीं कर रहे थे, तो ये पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर असद कैसर साहब समेत जो पटिशनर्स थे, इन्होंने कहा जी असद कैसर साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको डायरेक्शन दें कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें। हमने दस्तखत किए हैं, उनके पास गए हैं, वो मिलते नहीं हैं और हम जो है वो सारा प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं, हमारे इस्तीफे जो है वो मंजूर करें। तो अदालत ये कह रही थी कि नहीं, इंटरनल मामला है, हम उस तरह उसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो हम ये कह सकते हैं कि वो इस मामले को देख लें, ज्यादा से ज्यादा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो वक्त गुजरता गया, तकरीबन 4-5 माह गुजर गए, तो मेरे ख्याल है सितंबर 2022 या इसके अराउंड अबाउट आ गया, तो दोबारा पीटीआई के लोग पिटीशन लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा जी स्पीकर को डायरेक्शन दें कि वो हमारे इस्तीफे रोके, हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, हमने वापस ले लिए। बिल्कुल। तो ये जो पीटीआई जो इस्तीफे जो है वो पहले जो है वो इस्तीफे देना, फिर वापस लेना, फिर असम्बली तहलील होना, 90 रोज में इलेक्शन ना होना, फिर जो है वो इलेक्शन जो है वो 1.5 साल के बाद जो है वो तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है वो होना, या साल सवा साल के बाद जो है वो इलेक्शन का होना, तो ये चीजें माजी में उनके ज़हन में। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई कभी इस्तीफे नहीं देगी। पिछले 2 साल की जो प्रैक्टिस समझ आई है ना उनको। अच्छा, जो इस्तीफे उनके मंजूर किए गए थे सितंबर 2022 में, उसके पीछे वजह थी ये थी कि उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत बहुत सारी लेजिस्लेशन करने जा रही थी। नैब की तरमीम उस वक्त हुई और बहुत सारी ये जो एक्ट था इलेक्शन एक्ट, उसमें तरमीम हुई और बहुत सारी तरमीम हुई जो लेजिस्लेशन करने जा रही थी। जब इसी लेजिस्लेशन के खिलाफ पीटीआई अदालतों में गई तो अदालतों ने कहा आपका काम पार्लियामेंट में था, अवाम ने आपको पार्लियामेंट में भेजा है, आप इस्तीफे देके अदालतों के पास आ गए हैं। तो इसलिए इस्तीफों वाला ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल वो अडॉप्ट करेंगे। बाकी एहतजाज सारी चीजें चलती रहेंगी। और एक और जो केस है, आखिरी बात सिर्फ कि एक केस जो है वो उस केस का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है वो अगले 10-12 रोज में आता हुआ जो नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक है। वेलकम बैक जी। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की तरफ से पाकिस्तानी कौंसल खाने पर आज पथराव किया गया और पाकिस्तानी परचम उतारने का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी परचम जलाने की भी कोशिश की। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने फ्रैंकफर्ट में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर जर्मन वज़ारत ख़ारिजा से एहतजाज किया है और तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें पाकिस्तान ने जर्मनी की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो वियना कन्वेंशंस के तहत जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं डिप्लोमेटिक, उनको पूरा करे। नजरुल साकिब साहब, ये जो वाक़या पेश आया है इसको आप पाक अफगान ताल्लुकात के तनाजुर में किस नज़र से देख रहे हैं?
बहुत ही आला किस्म का सवाल है। सबसे पहले तो इसकी अहमियत की तरफ तवज्जो देते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया है इसकी अहमियत क्या बनती है, फिर उसके बाद आपके सवाल की तरफ और वियना कन्वेंशन की तरफ आते हैं। देखिए, ये कोई बोट्सवाना या टोगो या बर्किना फासो नहीं है। जिस मुल्क में ये वाक़या पेश आया है वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे हिसाब किताब से लोग चलते हैं। ये यूरोप का एक ताकतवर तरीन जो 3-4 मुल्क हैं उसमें आता है। ये जर्मनी की बात हो रही है, इसलिए इसकी अहमियत इसलिए भी बनती है कि ये वो मुल्क है जहाँ पे के बहुत ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में या रूल ऑफ लॉ को वायलेट करने के बारे में कोई खबरें हमें मिलती नहीं है, सुकून है। अब उसमें ये पेश आता है वाकया। याद रहे कि ये फ्रैंकफर्ट जो है वहाँ पे हमारी कॉन्सुलेट है, हमारी एम्बेसी जो है ना जहाँ पे सफ़ीर बैठते हैं वो है आपकी बर्लिन में। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सबसे पहले तो ये तय करते हैं कि जब किसी सिफारत खाने के अंदर कोई बंदा आता है बगैर सफ़ीर या कौंसल जनरल की इजाज़त के, तो उसका मतलब क्या है? उसको हम ट्रेस पासिंग कहते हैं। वो ट्रेस पासिंग इसलिए होती है कि अगर आपका सिफारत खाना है ना या आपका कौंसलेट है तो उसकी दीवारों के अंदर जो पूरा इलाका है वो पाकिस्तान होता है वो जर्मनी में है, वो फ्रैंकफर्ट में है, वो बर्लिन में, लेकिन उसके अंदर जो है आपने भी देखा होगा ये कि ये जो हमारे ढाका में हमारे तलबा जो फंसे हुए हैं इस वक्त वो सफ़ीर के घर में है, सिफारत खाने में है, इसका मतलब है वो पाकिस्तान में है ऑलरेडी। तो ये याद रहे कि यानी जो आपका वियना कन्वेंशन वगैरह वो जिसका जिक्र आपने किया है ना, उसके तहत वो बाउंड्रीज का मतलब होता है ये उस मुल्क का हिस्सा है। अब आप देख लीजिए कि कुछ जो हैं जो जिनको यानी फॉरेन ऑफिस ने कहा है गैंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, ये आते हैं, ये चढ़ते हैं, पाकिस्तान का झंडा उतारते हैं और अफगानिस्तान का लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है ये ट्रेस पासिंग है और उनके खिलाफ जर्मनी की हुकूमत को केस चलाना चाहिए बाकायदा। अब ये कि हम क्या कर सकते हैं? हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि ये उस मुल्क में वाकया पेश आया है, हम उनके सफीर को बुलाएंगे, डिमाश कर देंगे। हम मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछे कि क्या होना चाहिए, देखिए ये सूरत हाल थोड़ी देर बाद ऐसा ना हो कि कोई धरना हो रहा हो यहाँ पे और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कह रहे हो कि जर्मनी से ताल्लुकात यानी जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं और फलां और इधर के जर्मन के ये ना हो। उसको देखते हुए मेरी ये गुजारिश होगी कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं बर्लिन में उनको वो अहकामात दें कि वो जाएं और जर्मनी के सफारत वो जो फॉरेन ऑफिस है उसके दरवाजे पे बैठ जाएं जाके। ठीक है, उस वक्त तक ना उठें जब तक कि उनको ये यानी गारंटी नहीं मिलती कि इन बच्चों को, और उनकी सारों की शक्लें वहां मौजूद हैं, ये वहां के रहने वाले अफगानी हैं। और याद रहे कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इसमें जो उम्र है ना वो 18 साल से लेके 22-23 साल 24 साल तक के ये नौजवान हैं। अब आते हैं आपकी उस बात पे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, तालिबान की गवर्नमेंट सीधा सीधा ये कहेगी कि हमारा क्या लेना देना इससे। हो सकता है उनमें से ज्यादातर तो यानी जर्मनी के शहरी हैं, लिहाजा वो तो आराम से कहेंगे, लेकिन इसके पीछे अब आपके अगले सवाल पे डिपेंड करता है, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात हैं जिनको हम इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। मेरे इस सवाल की बॉटम लाइन ये है जी बॉटम लाइन ये है कि आप अपने सफीर से कहिए कि अपनी जिंदगी का ये आपका मतमा नजर बना लें कि इसका आपने जर्मन यानी हुकूमत से उन बच्चों को पकड़ना है और उनको जेल में डालना है। राव खालिद साहब, ये जो हुआ है इसकी प्रोबेबल वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी इंस्टिगेशन की, इस प्रोटेस्ट की, क्या लगता है आपको? जो तो वो बज़ाहिर जो भी थे मिसक्रिएंट्स जिन्होंने शरपसंद जिन्होंने ये हरकत की है वो कोई कह रहे हैं इधर कोई हमारे शहरी कोई जाँ बाग हुआ है तो उसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे। एक तो पाकिस्तान का अगर शहरी जाँ बाग हुआ है जी पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, तो अगर वो कोई जाँ बाग हुआ है उससे पहले तो कोई ताल्लुक साबित करे अपना अफगानिस्तान से था तो चलो फिर भी समझ आती है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी है, अभी मेरा नहीं ख्याल, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उसकी कोई तहकीकात हुई हैं वो डेथ कॉज क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो पहले तो आप वो तफसीलात पता चले ना, या तो वो इतने तेज़ है कि उनको पहले ही पता चल गया कि क्या हुआ है। मेरा ख्याल है ये एक बहाना बनाया गया है, ये शरारत करवाई गई है और ये एक बहाने से करवाई गई है। और ख़दशा ये है कि इस किस्म की शरारत
ये फॉलो अप में कहीं और ना हो, इसको रोकने की बहुत बरवक्त जरूरत है। और हमें उसके लिए फॉरेन गवर्नमेंट के साथ साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ भी इसको टेकअप अफगान गवर्नमेंट के साथ भी इसको टेकअप करना चाहिए। दूसरी बात ये, हम एक एटीट्यूड देखते हैं, 45 साल हो गए हमने इनके साथ दामे दिरमे सुखने हर तरह की मदद की है, जिसका हमने नुकसान बहुत उठाया है। क्लाशनकोव कल्चर से लेके हेरोइन कल्चर तक हमने भुगता है। दहशतगर्दी में जितने हमारे सिक्योरिटी पर्सनल, हमारे फौजी, हमारे सिपाही जितनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, जितने शहीद हुए हैं, हमारे आम शहरी जिस तरह से शहीद हुए हैं, लाख के करीब तादाद पहुंच चुकी होगी। तो उसका इतना हमने नुकसान उठाया, इसके बावजूद हमने इनकी हर तरह से मदद की। अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीके से रह सके, लेकिन पता नहीं क्या कोई इनकी घुट्टी में कुछ है, कोई डीएनए में है कि वो किसी का एहसान मानने को तैयार ही नहीं होते। वो मुझे लगता है कल कोई आपस में भी इसी तरह लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे। अभी भी कई हज़ार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अमेरिकी एवेक्यूएशन के बाद उनके लिए जो काम करते थे, उनकी एजेंसियों के लिए काम करते, वेस्ट की एजेंसियों के लिए काम करते थे, वो पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में वो महफूज नहीं है और उनको बाहर उन्होंने लेके जाना है, एक एक करके 400, 200, 300 करके वो लेके जा रहे हैं अमेरिका और वेस्ट। उनको अभी तक हमने रखा हुआ है। हमें पता है वो हमारे लिए भी खतरा है यहाँ पे, क्योंकि उनके भी कनेक्शन जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसी CIA से भी हैं और वेस्ट की एजेंसी से भी हैं। वो यहाँ भी गड़बड़ का बायस बन सकते हैं, मुखबरियाँ कर रहे होंगे यहाँ पे बैठ के, लेकिन हम स्टिल दिल पे पत्थर रख के उनको यहाँ अफगानी होने के नाते हम उनको पनाह दे रहे हैं। लेकिन ये ऐसे है कि क्रिकेट के मैदान में अगर हम मैच जीत जाए, वहाँ पे हमला कर देते हैं, कोई और छोटा मोटा बात हो पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। भाई अपने करतूत तो देखो, आपने किया क्या है अब तक, सिवाय इसके कि पाकिस्तान ने आपकी हर तरह मदद की, और आप वो सही हजरत अली का कॉल के जिस पे आसान करो उसके शर से बचो। साकिब, अता तारड़ साहब ने भी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की कि सियासी एफिलिएशंस हैं शायद वहाँ पे कुछ लोगों की, और कोई पाकिस्तानी भी शायद इसमें मुलव्वस थे, और उनके पासपोर्ट्स वगैरह जब्त करने की बात की, नादरा से आइडेंटिफाई करने की बात की। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इशारा तो पता नहीं अब उनका किस तरफ है। उन्होंने कहा है कि नादरा को हमने कहा है कि आप आइडेंटिफाई करें जो पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अब वो उनका इशारा किस तरफ है, पॉलिटिकली वो किस तरह कह रहे हैं, वो अब जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जो पाकिस्तानी झंडा है उसकी बेहुरमती की गई है। ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और अभी खबर ये भी आई है कि जो दफ्तर खारजा है, उन्होंने जो जर्मन मोस्ट सीनियर जो है वो यहाँ पे सफारतकार है, उनको बुलाकर सख्त एहतजाज भी किया है, और उनको ये कहा है कि वियना कन्वेंशन के तहत वो सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम करें, और उनकी जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई है। तो 10-15 लोग थे, ये बताया जाता है कि वो आए और अफगान झंडे उन्होंने लगाए हुए थे और पाकिस्तानी जो है वो झंडे को उतार दिया। ये मामला तो वैसे तो छोटा सा लगता है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं कि कितनी वो नफरत पाकिस्तान और पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ। हैरान कुन है कि पिछले 30-40 साल में वो यहाँ पे मौजूद है, और कभी कोई ऐसा वाकया मैंने नहीं देखा, कम से कम ये हम जहाँ पे रहते हैं, कि इस अफगान होने की बुनियाद पर उनको टारगेट किया जा रहा हो। रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के, मकामी भी गैर मकामी लोगों के साथ भी, वो तो रूटीन का मामला होता है। लेकिन उनको टारगेट करना इस बुनियाद पर कि अफगानी है, वो हैरान कुन है। लेकिन जब जब हमने देखा है वो क्रिकेट का मैदान हो या किसी जगह पे भी हो, वहां पे वो कोई मौका जाने नहीं देते कि जहां पे पाकिस्तान को डाउन करना, उनको डाउन दिखाना, नफरत का इजहार करना, बड़ा हैरान कुन है। लेकिन इसको जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से मामले को उठाया भी गया है, लेकिन जो जर्मनी के साथ इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, उन लोगों की तरफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जर्मनी हुकाम की तरफ से अभी तक कोई इसके बारे में बात हुई है कि कैसे हुई ये ट्रेसपासिंग, सिक्योरिटी ब्रीच, कुछ उन्होंने एक्नॉलेज किया है, इस हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी की है अज्यूम? जो जर्मन मकामी मीडिया है उनको मैंने देखा है कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो मकामी तौर पर वहाँ पे तहकीकात वो कर रहे हैं। अच्छा। जो पुलिस है वो आगे, हुकाम आगे वहाँ पे उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी, और लोगों को मेरा ख्याल है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे आसानी से। लोग नज़र आ रहे हैं, उनकी शक्लें नज़र आ रही हैं, और बड़ा एडवांस जो है वो जर्मनी बड़ा एडवांस मुल्क है, और वो उन तक पहुँच जाएंगे और यकीनी तौर पर उनको कहीं ना कहीं कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ठीक है, नजमुल साखिब साहब क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाज़रीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी, कुछ दिनों पहले MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तजवीज़ दी है
कि बिजली के बहरान पर इमरजेंसी लगाई जाए। ज़रूरी सवाल ये है कि इमरजेंसी जिस बात पे आप कह रहे हैं बिजली पे लगे, इमरजेंसी लगने से आईपीपीज मुल्क से चले जाएंगे, बिजली की चोरी ख़त्म हो जाएगी, और सबसे बढ़ के क्या मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी? सही बात है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि मोहतरमा सनम जावेद को इस वादे पर रिहाई मिली है कि वो आइंदा मुनासिब अल्फाज में अपनी बात को सोशल मीडिया में लाएंगी, ज़बान के मसाइल। अच्छा। दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तरक्की के लिए बेशुमार मंसूबों पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने के लिए पंजाब में कोई नया इदारा तश्कील दिया जा सकता है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।